हेलो फ्रेंड, मैं एल.एम. यादव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय सिमगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए भाग 1 की सेकंड पेपर का जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में जहां सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ग। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिसमें हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण नहीं रहता है। जाति व्यवस्था के बारे में मजूमदार ने लिखा है कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं है। जाति शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो जाति शब्द की उत्पत्ति के लिए दो विचारधारा प्रचलित है। पहली विचारधारा के अनुसार जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के जात शब्द से उत्पत्ति मानी गई, जिसका अर्थ होता है जन्म या जन्म के परिवार। दूसरा महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसमें जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से माना गया है, जिसका अर्थ होता है मत, विभेद या जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। इसके पश्चात फ्रांस के अब्बे डुआय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मजूमदार मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार मदान ने जाति को एक बंद वर्ग माना है। कूले के शब्दों में कहा जाए तो जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कह सकते हैं। इन दोनों विद्वानों ने अपनी परिभाषा में जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, इस पर जोर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से, संपत्ति से या शिक्षा में वृद्धि करके या व्यवसाय परिवर्तन करके जाति नहीं बदल सकता। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। ब्लंट ने भी जाति को एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन माना है। ब्लंट के अनुसार जाति की सदस्यता आनुवंशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित किया है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करता है। भारत में जाति का स्वरूप इतनी भिन्नता लिए हुए है कि इसकी कोई भी सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। यही कारण है कि कई विद्वानों ने जाति की परिभाषा देने के बजाय उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जाति की विशेषताओं में मुख्य रूप से डॉक्टर घुरिये जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद तथा कार्य निश्चित है। घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य है एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। व्यक्ति की निष्ठा, श्रद्धा समुदाय के बजाय
अपनी जाति के प्रति होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जाति नियमों का पालन करवाती। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी उसे जाति से बहिष्कृत। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता संस्तरण या हायरार्की। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें उच्च नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का सबसे नीचा। क्षत्रिय एवं वैश्य इनके मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। यही कारण है कि निम्न जातियां साधारणतः उच्च जातियों में सम्मिलित नहीं हो सकती। जाति संस्तरण में मध्यवर्ती जातियों की तुलना में ब्राह्मणों एवं शूद्रों की स्थिति अधिक स्थिर है। जातियों की तुलना में ब्राह्मणों की स्थिति स्थिर है क्योंकि ब्राह्मणों का और अधिक ऊपर एवं शूद्रों का और अधिक नीचे जाना संभव नहीं, जबकि मध्यवर्ती जातियां अपने पास वाली जातियों से अपने को अधिक श्रेष्ठ एवं उच्च होने का दावा पेश करती। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता भोजन तथा सामाजिक सौहार्द में प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं जो यह बताते हैं कि उनके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा पक्का या फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का बना भोजन व किनके यहाँ पानी ग्रहण कर सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी जा सकती है, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है आदि। ब्राह्मणों के हाथ का बना खाना प्राय सभी जातियां ग्रहण कर लेते हैं, किंतु शूद्रों का हाथ का बना खाना किसी भी प्रकार से उच्च जाति स्वीकार नहीं करती। चौथा महत्वपूर्ण विशेषता है नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न एवं अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खासतौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक नियोग्यताएं ला दी गई है। एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि मालाबार के इजवाहा लोग हैं जो इजवाहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने से मनाही किया गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं जो पंजाब में हरिजन शहर में चलते हैं, उस समय लकड़ी के गट्टे बजाता है जिससे कि लोगों को ज्ञात हो जाए कि अछूत आ रहा है और वे मार्ग से दूर हट जाए। उन्हें सड़क पर थूकने की भी मनाही होती है, अतः थूकने के लिए गले में एक बर्तन लटकाते हैं। अछूतों को स्कूल, मंदिर, तालाब, कुओं एवं सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मनाही थी। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहते थे और अछूतों को अनेक नियोग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ता था। पांचवा महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत व्यवसाय, या कह सकते हैं कि पेशे या प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रायः प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती कि उसके समय सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जाति व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि, व्यापार एवं सेना में नौकरी जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। लोहार और सोनार, ये जाति का नाम ही उसके कार्य की प्रकृति के आधार पर पड़ा। जैसे लोहा का काम करने वाले को लोहार कह देगा, सोने का काम करने वाले को सोनार। इस तरीके से ये परंपरागत उनका पेशा होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। छठवां महत्वपूर्ण विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वेस्टरमार्क ने तो जाति अंतर विवाह को जाति का सार तत्व मान लिया। यद्यपि कुछ
परवर्ती जातियों एवं दक्षिण में नमूद्री ब्राह्मणों में अपने से निम्न जातियों की लड़कियों से विवाह करने की प्रथा भी पाई गई है, किंतु इसे अपवाद कहा जा सकता है। घुरिये के बताए इन 6 विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती, किंतु हट्टन ने कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जिनमें जाति की सदस्यता पूर्णतः जन्मजात नहीं है। ये जातियां हैं मालाबार की अम्लवासी तथा उड़ीसा की गार्सिक पेशा, चासा और करण। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जाति का राजनीतिक रूप या जाति पंचायत। जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती। जाति पंचायत उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक है। जाति के द्वारा विधायिक, न्यायिक और कार्यपालिक कार्य भी किए जाते हैं, जिनके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। कुछ समय पूर्व तक ग्रामीण सामाजिक आर्थिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता और विशेषाधिकार प्रभु जातियों के पास रहे हैं, जिनके पास गांव की अधिकतम भूमि रही है और जो सामाजिक संतुलन में भी उच्च स्थान पर रही है। इस प्रकार से जाति प्रथा की विशेषताएं उल्लेख किया गया है।